हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद SMA। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 001 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फांसीवाद की अवधारणा, यानी फांसीवाद की क्या अवधारणा है। आइए देखते हैं। फांसीवाद शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द फैसियो से हुई है। इसका अर्थ है लकड़ियों से बंधा हुआ गट्ठा। इसमें लकड़ियों के साथ एक कुल्हाड़ी भी रखी जाती है। ठीक है, फांसीवाद शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? इटालियन भाषा के शब्द फैसियो से हुई है। ठीक है, फांसीवाद की उत्पत्ति किससे हुई है? फैसियो से हुई है। इटालियन भाषा का शब्द है वो उससे हुई है, फैसियो से। इसका अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है लकड़ियों का बंधा हुआ गट्ठा। मतलब बहुत सारी लकड़ी है वो एक जगह ऐसे बंधी हुई है गट्ठे में, और इसमें लकड़ियों के साथ एक कुल्हाड़ी भी रखी होती है। ठीक है, एक गट्ठा है उसमें लकड़ियों के साथ एक कुल्हाड़ी भी रखी होती है, उसे फांसीवाद कहा जाता है। वास्तव में ये जो फांसीवाद है ना, लकड़ियों के बंधे हुए गट्टे को ही फांसीवाद कहा जाता है। फांसीवाद वास्तव में लकड़ी का बना हुआ गट्टा है, कुल्हाड़ी का चिन्ह होता है जिसे एकता व शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, जो वास्तव में जो है ना, ये फांसीवाद जो है एक चिन्ह होता है। किस चीज़ का? लकड़ी का गट्ठा जो बंधा हुआ होता है, और जो वो कुल्हाड़ी जो होती है रखी हुई, कुल्हाड़ी और लकड़ी का बंधा हुआ जो गट्ठा होता है वो चिन्ह है फांसीवाद वास्तव में लकड़ी का बना हुआ गट्ठा और कुल्हाड़ी का चिन्ह होता है। और जो ये लकड़ियों का बना हुआ जो गट्ठा होता है ना, मतलब उसमें बहुत सारी लकड़ियाँ एक साथ बंधी हुई है, तो इसका मतलब क्या है? वो एकता का प्रतीक है। और जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी क्या है? कुल्हाड़ी से किसी की हम जान भी ले सकते हैं ना, मतलब शक्ति, वो शक्ति का प्रतीक है। कुल्हाड़ी जो है वो शक्ति का प्रतीक है। और ये फांसीवाद, ये जो कुल्हाड़ी और गट्ठा, ये जो लकड़ियों का गट्ठा है और उसके साथ में कुल्हाड़ी भी रखी हुई है, वो क्या है? एक चिन्ह है। जैसा हम कांग्रेस में क्या है? हाथ एक चिन्ह है ना, हाथ का चिन्ह है। किसी भी दल का जो चिन्ह होता है, राजनीतिक दल का जैसे चिन्ह होता है, ये भी एक वैसी ही चिन्ह है। फांसीवाद, उसे फांसीवाद कहा जाता है, उस चिन्ह को फांसीवाद कहा जाता है। ठीक है, जैसे बीजेपी का चिन्ह कमल होता है, वैसे ही ये भी एक चिन्ह होता है, उसे फांसीवाद कहा जाता है, उस चिन्ह को फांसीवाद कहा जाता है। और ये किसका प्रतीक होता है? लकड़ी का जो गट्ठा होता है वो होता है एकता का प्रतीक, बहुत सारी लकड़ियाँ एक साथ बंधी हुई। और ये जो वो होती है कुल्हाड़ी जो होती है वो होता है शक्ति का प्रतीक। कुल्हाड़ी किसी की हम जान ले सकते हैं ना, ताकतवर, शक्ति का प्रतीक। फांसीवाद शब्द का प्रयोग रोम में राष्ट्रीय चिन्ह को दर्शाने के लिए किया जाता था। ठीक है, फांसीवाद जो शब्द का प्रयोग था रोम में किस लिए किया जाता था? राष्ट्रीय चिन्ह को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसमें लकड़ी के गट्टे एवं कुल्हाड़ी का चिन्ह निहित होता है। ठीक है, कहने का मतलब वही है। जो फांसीवाद शब्द का जो प्रयोग था वो रोम में राष्ट्रीय चिन्ह को दर्शाने के लिए किया जाता था, जिसमें लकड़ी के गट्ठे और कुल्हाड़ी का चिन्ह निहित होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि फांसीवाद एक ऐसी सरकार की संरचना है जो समाज में एकता का प्रतीक करती है। ठीक है, समाज में फांसीवाद जो है ऐसी सरकार की संरचना है, मतलब वो ऐसी सरकार होगी वहाँ जो समाज में एकता का प्रतीक करती है। फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राजनीतिक दल समाज में समानता, समाजवाद, प्रजातंत्र एवं स्वतंत्रवाद की विचारधारा का विरोध करती है। फांसीवाद क्या है? फांसीवाद जो है ना, प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का, समाजवाद का, समाज में समानता का, राजनीतिक दल का और स्वतंत्रता का, इन सब का ना विरोध करती है। उनके कट्टर विरोधी है वो फांसीवाद, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानती है। और किन को मानती है फिर? इन सब चीज़ों को नहीं मानती तो किन को मानती है? वो परंपरावाद को मानती है, युद्धवाद को मानती है, निरंकुशवाद को मानती है, पूंजीवाद को मानती है। वो इन सारी चीज़ों का समर्थन करती है। निरंकुशवाद मतलब सिर्फ सत्ता, निरंकुश मतलब निरंकुश का मतलब क्या होगा? किसी पर अंकुश लगाने वाला ना हो, उनकी शक्तियों पर कोई अंकुश लगाने वाला ना हो, उन पर कोई रोक टोक करने वाला हो। युद्धवाद मतलब भले ही युद्ध की स्थिति हो पर हम सत्ता में रहे, हमारा युद्ध से जीता जाए, कैसे भी जीता जाए, हमारा खुद का भला होना चाहिए। युद्धवाद की वो भलाई करता है, युद्ध सत्ता में रहना चाहिए भले ही युद्ध की स्थिति भी क्यों ना हो जाए। पूंजीवाद आर्थिक रूप से समर्थन होने चाहिए, तो इन सब चीज़ का समर्थन करती है वो।
फांसीवाद की स्थापना कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तब फांसीवाद की उत्पत्ति हुई थी। और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप में फांसीवाद का प्रचलन शुरू हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही यूरोप में फांसीवाद का सबसे ज़्यादा चलन शुरू हुआ था। उससे पहले फांसीवाद था, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसका ज़्यादा प्रचलन शुरू हुआ था। यूरोप के नागरिकों को ये नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, और यूरोप के नागरिकों पर इसका सकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि वो लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद, इन सब का तो विरोध करती है। वो नागरिकों के हित में का है, वो तो सिर्फ निरंकुश है ना। अगर जो कोई सत्ता ही नहीं होगी, राजनीतिक दल ही नहीं होएंगे, उनकी सत्ता पर कोई अंकुश लगाने वाला ही नहीं होगा, तो निरंकुशवादी सरकार हो जाएगी। उसमें तो सिर्फ उसकी अराजकता होगी, उग्रवाद हो जाएगी। तो इसलिए वो क्या, नागरिकों पर इसका क्या हो रहा था, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। मुसोलिनी ने फांसीवाद का विकास किया और इसे अपने दल की विचारधारा बनाए रखा। मुसोलिनी कौन थे? मुसोलिनी ना इटली के एक नेता थे। मुसोलिनी कौन थे? एक इटली के नेता थे, और उसकी पार्टी का नाम था ये क्या, फांसीवाद। ठीक है, उसे ही फांसीवाद विचारधारा कहा जाता है। और मुसोलिनी ने ही फांसीवाद का विकास किया और इसे अपने दल की विचारधारा को बनाए रखा। ठीक है, मुसोलिनी ने क्या कहा है आगे? मुसोलिनी ने क्या कहा है? फांसीवाद वास्तविकता पर आधारित है, मतलब फांसीवाद जो है रियलिटी को दर्शाती है, रियलिटी दिखाती है, असलियत क्या है। हम निश्चित तथा वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। हम निश्चित और वास्तव में क्या उद्देश्य उसे प्राप्त करना चाहते हैं। लंबी लंबी बातें नहीं हाँकना चाहते, हम निश्चित और वास्तविकता को की बात करते हैं ये मुसोलिनी। मेरा कार्यक्रम कार्य करना है, केवल बातें करना नहीं, मतलब मेरा जो कार्य रहेगा वो काम करना रहेगा, बातें कर हाँकना नहीं रहेगा। मुसोलिनी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा लक्ष्य प्रत्येक कार्य द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाना है, हर कैसे भी करके राज्य को शक्तिशाली बनाना है। इसलिए हम वातावरण के अनुसार कुलीनतंत्री भी है और लोकतंत्रवादी भी है, रूढ़िवादी भी है और प्रगतिवादी भी है, प्रक्रियावादी भी है और क्रांतिकारी भी है, नियमवादी भी है और नियम विरोधी भी है। मतलब फांसीवाद ने क्या है कि हम परिस्थिति के अनुसार, फांसीवाद क्या कहते हैं, वातावरण के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हम प्रगतिवादी भी है, क्रांतिकारी भी है, रूढ़िवादी भी है, नियमवादी भी है। जैसी परिस्थिति होएगी हम वैसे बन जाएंगे। इससे क्या स्पष्ट होता है कि फांसीवादी एक ऐसी व्यवस्था है जो अपने को मानव समाज में केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखना चाहती। मतलब इसका कहने का मतलब इससे क्या स्पष्ट होता है कि फांसीवाद कैसी विचारधारा है। फांसीवाद ऐसी राजनीतिक व्यवस्था नहीं है जो राजनीतिक तक ही सीमित रहेगी, बल्कि वो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी नए ढंग से संगठित करने का प्रयास कर रही है। मतलब आर्थिक रूप से भी वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाह रही है, आत्मनिर्भर होना चाह रही है, सब देशों से आगे बढ़ना चाह रही है, और सामाजिक क्षेत्रों में भी एक नए ढंग से संगठित होने का प्रयास कर रही है। और इस पर आगे विचारकों ने, अलग अलग विद्वानों ने फांसीवाद की कैसे परिभाषा दी है वो देखते हैं। C.D. बर्सन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल आइडियाज़ में फांसीवाद को परिभाषित करते हुए कहा है। ठीक है, C.D. बर्नस थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी क्या, पॉलिटिकल आइडियाज़। उन्होंने उसमें फांसीवाद को कैसे परिभाषित किया है वो देखते हैं। ठीक है, फांसीवाद एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है। ठीक है, फांसीवाद एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है जिसमें राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना है। ठीक है, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का दोबारा से गठन करना है, ऐसा आंदोलन है वो। सामाजिक और राजनीतिक ऐसा आंदोलन है फांसीवाद, ऐसा कहते हैं वो। अब ये क्या है, इबनस्टीन ने फांसीवाद को परिभाषित करते हुए कहा है, फांसीवाद एकाधिकार प्राप्त दल द्वारा शासन तथा समाज पर सर्वसत्ताधिकारवादी संगठन है। ठीक है, सर्वसत्ताधिकार, समाज पे क्या है, सर्वसत्ताधिकारी, मतलब सबसे ज़्यादा सत्ता अधिकारी वाला संगठन है, जो अत्यधिक जातिवादी, राष्ट्रवादी, सैनिकवादी तथा साम्राज्यवादी है। जो क्या होना चाहता है, जो अत्यधिक सत्तावादी, जातिवादी, राष्ट्रवादी और सैनिकवादी तथा साम्राज्यवादी है, वो ऐसा शासन है वो।
इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि फासीवाद एक अवसरवादी विचारधारा है। इस प्रकार क्या है, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फासीवाद कैसी विचारधारा है। फासीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अवसर ढूंढ रही है, वो अवसरवादी है, वो समय और परिस्थितियों के अनुसार रूढ़िवादी भी हो जाएगी, सब हो जाएगी, वो प्रगतिवादी भी हो जाएगी, परिक्रियावादी भी हो जाएगी, क्रांतिकारी भी हो जाएगी, नियमवादी भी हो जाएगी। ठीक है, वो समय और परिस्थिति के द्वारा बदल जाएगी, यानी वो अवसर ढूंढ रही है, वो अवसरवादी विचारधारा है जो प्रजातंत्र, राजनीतिक दल, स्वतंत्रता, समानता और समाजवादी आदि मान्य मूल्यों के प्रश्नों का विरोध करती है, जो स्वतंत्रता का विरोध करती है, समानता और समाजवाद जैसी चीज़ों का वो पुनर्विरोध करती है, वो उन सब चीज़ों को वो समर्थन नहीं करती है। राजनीतिक दल नहीं होने चाहिए, स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, समानता नहीं होनी चाहिए, समाजवाद नहीं होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का वो विरोध करती है, उन सारी चीज़ों का समर्थन नहीं करती। और आवश्यकता अनुसार उग्र राष्ट्रवाद, जातीय श्रेष्ठता, तो फिर क्या होनी चाहिए, आवश्यकता अनुसार जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार वह उग्रवाद भी हो जाएगी, जातीय श्रेष्ठता, परंपरावादी, युद्धवाद, निरंकुशवाद आदि का समर्थन करती है। ठीक है, निरंकुशवाद, उन पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं होना चाहिए, युद्धवाद, तभी तो वो स्वतंत्रता और समानता इन सब चीज़ों का विरोध करती है। निरंकुश मतलब उन पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं हो, युद्ध हो भले ही कुछ भी हो, युद्ध होए भले ही कुछ भी होए, सत्ता में रहना है, उसके लिए उस चीज़ को भी वो इतना महत्व नहीं देखती। युद्धवाद का समर्थन करती है। इसका उद्देश्य इटली की जनता का लोक कल्याण करना। इसका उद्देश्य क्या है, इटली की जनता का लोक कल्याण करना है, लोगों का कल्याण हो, इटली की जनता का कल्याण हो, लोगों का नहीं, इटली की जनता का कल्याण हो, इसका मेन उद्देश्य ये है। फासीवाद का उदय और विकास। फासीवाद का उदय और विकास कैसे हुआ? फासीवाद का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में हुआ था। ठीक है, फासीवाद का जो जन्म हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था उसके बाद इटली में हुआ था। 16वीं शताब्दी में इटली में फासीवाद का जन्म हुआ है। 16वीं शताब्दी में मैकियावेली ने भी इटली को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित करने का सपना देखा था। ठीक है, 16वीं शताब्दी में मैकियावेली एक विचारक थे, उन्होंने भी इटली को एक शक्तिशाली रूप में विकसित करने का सपना देखा था। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध में इटली के मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था। और प्रथम विश्व युद्ध में क्या सोचा था कि मतलब सपना देखा था ना उन्होंने इटली को विकसित करने का, जिसके लिए उन्होंने क्या किया था, प्रथम विश्व युद्ध में इटली के जो मित्र राष्ट्र थे, उसके जो मित्र थे, दोस्त राष्ट्र थे, उसका साथ दिया था। सॉरी, युद्ध की समाप्ति के बाद अनेक विजयी मित्र राष्ट्रों ने ना तो उसे युद्ध की लूट का हिस्सा दिया और ना ही उपनिवेश दिया। ठीक है, और मित्र राष्ट्रों ने उनके साथ क्या किया, धोखा कर दिया, ना तो उन्हें युद्ध में जो लूटा था उसका हिस्सा दिया और ना ही उपनिवेश दिया। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध में उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, जिसके कारण उनके प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़ा धोखा हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध में शामिल ना होने के कारण इटली की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ाने लगी थी, जिसके कारण क्या हुआ था, जो इटली की जो अर्थव्यवस्था है लड़खड़ाने लगी थी। देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि उन्होंने इटली के मित्र राष्ट्र, इटली ने क्या किया था, मित्र राष्ट्रों को युद्ध में उनका साथ दिया था, जिसके लिए उनके पैसे भी खर्च हुए होंगे, लड़ने के लिए हथियार सब दिए होंगे, सैनिक वैनिक गए होंगे, परंतु जो मित्र राष्ट्रों ने तो उनके साथ धोखा कर दिया, युद्ध की लूट का हिस्सा दिया और ना ही उपनिवेश दिया। उससे क्या हुआ था, उससे तो उनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ाने लगी थी और देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। तो अब उधर रूस में साम्यवादी जैसे अधिनायक तंत्र स्थापित हो चुका था, फ्रांस में भी श्रमिक आंदोलन शुरू हो चुका था, इटली में भी गणतंत्रीय सरकार भी थी। इटली में गणतंत्रीय सरकार भी इस प्रकार के खतरे से भयभीत थी। इसलिए इस अराजकतापूर्ण वातावरण में इटली को संभालने वाले नेतृत्व की आवश्यकता थी। इसलिए इतने भयानक अराजकतापूर्ण वाली जो इटली पे इतनी भयानक स्थिति जो मंडरा रही थी, तो उसके नेतृत्व को संभालने के लिए इटली को संभालने के लिए एक नेतृत्व की आवश्यकता थी। ऐसे समय में मुसोलिनी ने 1925 में गणतंत्रीय सरकार को भंग करके इटली में फासीवाद दल की स्थापना की। ठीक है, तब फिर उन्होंने गणतंत्रीय सरकार की
सरकार को भंग कर दिया था मुसोलिनी ने, क्योंकि इटली की जो अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी, तो उसने गणतंत्रीय सरकार को समाप्त कर दिया था, भंग कर दिया था। और मुसोलिनी ने 1925 में फांसीवादी दल की स्थापना कर ली थी। पहले फांसीवाद दल था, पहले फांसीवाद विचारधारा थी, परंतु वो इतनी नहीं थी। जो ऐसी हालत हुई ना इटली की, तब मुसोलिनी ने 1925 में फांसीवाद की स्थापना कर ली, फांसीवादी दल की स्थापना कर ली। फांसीवाद की जो प्रमुख विशेषता है वो इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है इसका व्यक्तिवाद का विरोध। जो फांसीवाद है वो व्यक्तिवाद का विरोध करती है। फांसीवाद राज्य और उनकी स्वतंत्रता को सर्व ऊपर मानती है। फांसीवाद क्या है? राज्य को और उसकी स्वतंत्रता को, मतलब सबसे ज़्यादा जो स्वतंत्रता होनी चाहिए ना, वो राज्य के पास होनी चाहिए, और राज्य को वो सबसे ऊपर मानती है। राज्य को और उसकी राज्य की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर मानती है। उसने व्यक्तिवाद का पूर्ण तरह विरोध किया है, उसने व्यक्तिवाद का पूरी तरीके से विरोध किया है। व्यक्ति की शक्ति, स्वतंत्रता और समानता, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। बस राज्य है, राज्य सबसे ऊपर होना चाहिए, और राज्य की स्वतंत्रता ने कर्तव्य, राज्य के कर्तव्य पे बल दिया है। इसने व्यक्ति के जो अधिकार है उन पे कोई बल नहीं दिया है। लोक कल्याण की भावना, उसका दूसरा पॉइंट है लोक कल्याण की भावना। फांसीवाद का मुख्य जो सिद्धांत था, वर्ग संघर्ष को समाप्त कर लोक कल्याण की भावना को स्थापित करने का प्रयास किया। वर्ग संघर्ष क्या था? एक अमीर वर्ग, एक गरीब वर्ग होता है ना। अमीर और गरीबी में हमेशा वर्ग संघर्ष बना रहता है, संघर्ष बना रहता है अमीरी और गरीबी का। तो उस संघर्ष को समाप्त करिए, अमीरी और गरीबी ना बनी रहे, सबका कल्याण और लोक कल्याण की भावना को स्थापित करने का प्रयास किया था। और तीसरा पॉइंट है विश्व शांति का विरोध। ये सिद्धांत क्या है? विश्व शांति का विरोध करता है। विश्व शांति का विरोध करता है ये। विश्व की शांति से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसे सिर्फ अपनी राजनीति की वास्तविकता होनी चाहिए। इसे सिर्फ अपना देश दिख रहा है, मेरे देश का भला होना चाहिए, मेरे देश की अर्थव्यवस्था ऊपर जानी चाहिए, मेरे देश का भला हो रहा है। अगर जो उसके लिए अगर जो मुझे युद्ध भी करना पड़े तो वो भी ठीक है। विश्व शांति का वो विरोध करता है। और राजनीतिक वास्तविकता, रियलिटी क्या है राजनीति की, उसको महत्व देता है वो। और वर्ग समूह की भावना, ये सिद्धांत कार्ल मार्क्स के वर्ग सिद्धांत को नहीं मानता, बल्कि संपूर्ण वर्ग मिलाकर एक नैतिक और आर्थिक तत्वों का निर्माण करते हैं। उनका कहना ये है कि मतलब वो वर्ग सिद्धांत को नहीं मानता। कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग सिद्धांत दिया था ना, कि मतलब पूंजीपति लोग तो बस एक गरीब लोग हैं जो उत्पादन कर रहे हैं, और जो पूंजीपति वर्ग है और एक दास वर्ग है, तो उन सब को नहीं मानता है वो सिर्फ एक नैतिक और आर्थिक तत्वों का निर्माण करने पर विश्वास रखता है वो। इसका जो पांचवा पॉइंट है एक दल की सर्वोच्चता। फांसीवाद ने राज्य के एक दल की सर्वोच्च स्तर पर बल दिया है। फांसीवाद ने क्या है? एक दल होना चाहिए, और कोई दल नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक दल होना चाहिए, सिर्फ वो एक दल पे बल देता है। सर्वसत्तावादी राज्य का समर्थन, फांसीवादी राज्य को एक अत्याधिक व नैतिक सत्ता मानकर उसकी पूजा करते हैं। सर्वसत्तावादी राज्य का समर्थक, फांसीवादी राज्य सर्वसत्तावादी राज्य का समर्थन, मतलब जो राज्य होना चाहिए ना वो सर्वसत्ताधारी, मतलब उसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए। फांसीवाद क्या मानते हैं? राज्य एक आध्यात्मिक व नैतिक सत्ता मानकर उसकी पूजा करते हैं। राज्य को बहुत अत्याधिक और नैतिक सत्ता मानकर उसकी पूजा करते हैं। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सत्तावादी क्या है? राज्य है। ऐसे राज्य का वो समर्थन करते हैं। उसकी दृष्टि में राज्य ही भगवान है, राज्य की पूजा करते हैं, राज्य ही सब कुछ है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का उनसे कोई लेना देना नहीं है। राज्य के कानूनों का पालन होना चाहिए बस, और व्यक्ति के अधिकारों से उनका कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति को अधिकार मिले ना मिले, बस राज्य के जो कानूनों का जो पालन है वो अच्छे से होना चाहिए। राज्य से बाहर व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं है, और राज्य से बाहर व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं है। फांसीवादी नेता अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर अधिक बल देता है।
ठीक है। उनके अधिकार मिले ना मिले, उनके कर्तव्यों का पालन अच्छे से होना चाहिए ताकि उनकी निरंकुशता कायम रहे, ताकि जो निरंकुशता है उनकी बनी रहे, उन पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं हो। अधिकार ज़्यादा होएंगे तो उन पर अंकुश लग जाएंगे, तो उन पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं होना चाहिए। सर्वसत्तावादी का वो राज्य को सर्वसत्तावादी मानते हो। इसका नेक्स्ट पॉइंट है उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन। फासीवाद राष्ट्र की उपासना करते हैं, ठीक है। उसकी दृष्टि से राष्ट्रीय ही साध्य है, उनकी दृष्टि में राष्ट्रीय एक निर्जीव समुदाय नहीं है। उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन, फासीवाद राष्ट्र की उपासना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। उनकी दृष्टि से राष्ट्रीय एक साध्य है, जरिया नहीं है, बल्कि वही है, सब कुछ राष्ट्रीय ही है। उनकी दृष्टि में राष्ट्रीय एक निर्जीव नहीं है, निर्जीव नहीं है मतलब वो तो सजीव है, वो तो सजीव, निर्जीव नहीं है, निर्जीव नहीं है जिसके अंदर जान नहीं होती, बल्कि वो तो सजीव है, बल्कि समाज, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म आदि के बंधनों के एक सूत्र में बंधा हुआ अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति और विशेष उद्देश्य रखने वाला सजीव संगठन है। उसमें ये सारे धर्म होते हैं, इतने सारे व्यक्ति होते हैं, अपना स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं, बंधों के धार्मिक स्वतंत्रता, इच्छा शक्ति, रीति रिवाज, परंपरा, ये सारी चीज़ों का संगठन है, उस ये सब मानते हैं उसे, ठीक है। प्रजातंत्र का विरोध, फासीवाद लोकतंत्र का घोर विरोध करते हैं। लोकतंत्र के तो वो कट्टर विरोधी है, वो लोकतंत्र को तो घोर विरोध करते हैं। वो लोगों का तंत्र नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में क्या है, लोगों का तंत्र है, लोगों की शासन है, लोगों की सरकार है, लोग मतलब प्रत्यक्ष रूप से हमारा ही तो राज है, लोगों का ही तो तंत्र है। लोगों का तंत्र, लोकतंत्र मतलब लोगों द्वारा लोगों पर शासन हो रहा है लोगों द्वारा लोगों पर शासन में, प्रत्यक्ष रूप से हम ही देश के नेता को हम वोट डालते तभी तो चुनते हैं ना, हम ही चुन रहे हैं ना, हमारे ऊपर ये अधिकार है ना हमें चुनने का, तो लोगों की इसमें कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र का वो विरोध मानते हैं, वो लोकतंत्र को घोर विरोधी मानते हैं। प्रजातंत्र मूर्ख व भ्रष्ट व्यक्तियों का शासन है। प्रजातंत्र को वो क्या आता है, मूर्ख लोग और भ्रष्ट व्यक्तियों का शासन है। उनका कहना है कि लोकतंत्र एक मरखाना सौ है, एक सौ है, वो मर चुका है, जो पूरी तरह से सड़ चुका है, मरा हुआ है, जो पूरी तरीके से सड़ चुका है। उसकी नज़र में संसद बातों की दुकान है। उसकी नज़र में क्या है, संसद सिर्फ बातें करती है और कुछ नहीं करती है, बातों की दुकान है। मुसोलिनी ने कहा है कि लोकतंत्र थोड़े थोड़े समय बाद चुनावों के समय लोगों को झूठी संप्रभुता का आश्वासन देने का साधन है। मतलब थोड़े थोड़े जो साल 2 साल में जो चुनाव होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ झूठी बातें बनाते हैं, आश्वासन देते हैं लोगों को, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।